हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरे क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री पेपर नंबर 7 के लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लासेस मैंने पेपर नंबर 7 के लिए दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। चलिए 5वीं क्लास में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले देखिए, आप लोगों को अब तैयारी पूरे जोर शोर के साथ करनी है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है। 12 मई से एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज के इस क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट करेंगे और साथ में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फटाफट से आप लोग क्या करो, बस एक छोटा सा काम कर दो, लिंक को कॉपी करो और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को एक साथ बुला लीजिए। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक करो, तुम भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहता है स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ये 2020 में पूछा गया है, तो आप लोगों को बड़ी ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नोट कराऊंगा उसे नोट करते जाना है और जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया। याद रखिएगा, स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित किया जाता है। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं कि स्टाम्प एक्ट जो है यह किसके द्वारा लागू कराया जाता है, तो आपको याद रखना है इसको किसने लागू कराया, तो ग्रेनविल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेनविल के द्वारा जो है स्टाम्प एक्ट को लागू कराया जाता है। फिर यदि आपसे पूछ लूं कि स्टाम्प एक्ट का निरस्तीकरण कब होता है, निरस्तीकरण कब होता है, तो आपको याद रखना है 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट का निरस्तीकरण होता है। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं कि स्टाम्प एक्ट जो है, ठीक है, स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, तो आपको याद रखना है राज्य सरकार के द्वारा जो है स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देख लो क्या है। क्वेश्चंस कहता है 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है और मैंने हूबहू इसलिए 2020 के क्वेश्चंस को आपके सामने रख दिया है कि मैं ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस कहीं से बाहर से नहीं आता है, बार बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। बस आपको इसको जम के तैयारी कर लेना है, ठीक है। 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन होता है? जार निकोलस द्वितीय होता है। लेकिन देखिए, एक नया चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो पूछी जा सकती है। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि 1917 की क्रांति के समय रूस में जो है यह किस वंश का शासन होता है, किस वंश का शासन होता है, तो आपको याद रखना है रोमनोव वंश का। कौन सा वंश? रोमनोव वंश का शासन कहां पर होता है भाई? रोमनोव वंश का शासन जो है यह रूस में होता है 1917 की क्रांति से पूर्व। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। यह भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। पिछली क्लास में मैंने आपको कराया है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बनता है, तो 1804 ईस्वी में बनता है। और ये खुद को अपने आप को क्या करते हैं, 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित करते हैं। यदि आपसे पूछ लूं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित होता है, तो वाटरलू के युद्ध में। किसमें? वाटरलू के युद्ध में। और कब वाटरलू का युद्ध होता है, तो आपको याद रखना है 1815 ईस्वी में, ठीक है। आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है या फ्रांस में कितने दिनों तक शासन करता है, तो 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक शासन करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी ये रिपीटेबल क्वेश्चन है। यंग इटली संगठन का निर्माण किसके द्वारा? तो भाई मेजनी के द्वारा करवाया गया, ठीक है। कब करवाया गया? तो 1831 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहीं से पूछ लिया जाए यंग यूरोप की बात, तो यंग यूरोप को किसने गठित किया? तो भाई ये भी मेजनी ने ही गठित किया। कब गठित किया? तो 1834 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये भी क्वेश्चंस देखो रिपीटेबल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यह धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो धुरी राष्ट्र का जो सदस्य नहीं है यहाँ पर फ्रांस नहीं है, क्योंकि धुरी राष्ट्र में ये तीनों देश शामिल थे, जर्मनी, इटली और फ्रांस। फिर धुरी राष्ट्र की जगह अगर आपसे मित्र राष्ट्र की बात कर लिया जाए तो क्या कहोगे? तो मित्र राष्ट्र में आपको सबसे पहले नोट करना है कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है। इसके बाद आपको नोट करना है अमेरिका था, ठीक है। इसके बाद जो आपको नोट करना है वो क्या था? तो आपका था क्या कहते हैं, रूस था। इसके बाद क्या कहते हैं, तो फ्रांस था। ये सभी के सभी, और थोड़ी बहुत भागीदारी चीन की भी थी मित्र राष्ट्र में। तो ये सारे देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो इटली का एकीकरण जो है ये कब होता है मेरे भाई? 1871 ईस्वी में होता है, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है? तो आपको याद रखना है इटली के एकीकरण जो है यह काउंट काबूर के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में? काउंट काबूर के नेतृत्व में। काउंट काबूर ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण को लेकर के। इसके बाद देखिए पूछ लिया जाए इटली के एकीकरण का जो कार्य प्रणाली है यह प्रारंभ कब होता है, तो आपको याद रखना है 1848 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो
ये नया क्वेश्चंस, ये भी नहीं, ये भी रिपीटेबल ही है। क्वेश्चंस कहता है किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर होता है, तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना, ये नया क्वेश्चंस है आपके लिए। क्वेश्चंस कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी किस राजनीतिक दल का सदस्य था। तो याद रखना प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी, ठीक है, कौन, मुसोलिनी जो था यह फांसी दल का सदस्य था। किसका सदस्य था, फांसी दल का सदस्य था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो जिसको फास्टिस्ट दल के नाम से जाना जाता है। किस दल के नाम से, फास्टिस्ट दल के नाम से जाना जाता है। फिर मैं यदि पूछ लूं मुसोलिनी का जन्म कब होता है, मुसोलिनी का जो है जन्म कब होता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है 1822 ईस्वी में होता है। डेट्स पूछ लूं तो आपको याद रखना है 29 जुलाई 1822 को होता है। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि आवंती पत्रिका जो है, ठीक है, आवंती पत्रिका का संपादक कौन है, तो आवंती पत्रिका का संपादक मेरे भाई मुसोलिनी है, ठीक है। इसका संपादन पहली बार कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1912 ईस्वी में, ठीक है। कितने ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन कहता है कि नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, तो आपको याद रखना है नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया था डॉक्टर पॉल जोसेफ गोवेल्स को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट कीजिएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि नाजीवाद का जो प्रतीक है, ठीक है, नाजीवाद का जो प्रतीक है वह क्या है, तो नाजीवाद का जो प्रतीक है वह स्वास्तिक है। कौन है भाई, स्वास्तिक, जानते हो स्वास्तिक, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो नाजीवाद का जो प्रतीक है मेरे भाई वह क्या है, तो स्वास्तिक है। और ये जो स्वास्तिक है, नाजीवाद का प्रतीक किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा बनाया गया था। कितने ईस्वी में बनाया गया था, तो 1920 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1920 ईस्वी में बनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीटेबल है। क्वेश्चन कहता है राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब होती है, तो आपको याद रखना है मैंने इसकी कहानी बताई थी कि कैसे राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या होती है, और डेट क्या था, 28 जुलाई 1914 था। कितना था, 28 जुलाई 1914 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह जो राजकुमार फर्डिनेंड है, यह कहाँ का राजकुमार होता है, तो मेरे भाई आपको मैंने बताया था ऑस्ट्रिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। चलो देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि स्टार लगाइए क्वेश्चंस पर, 2017, 2019, इसके बाद 21, इसके बाद बारी है अब 23 की। जरूर इसको प्रिपेयर कर लोगे अच्छे ढंग से। और इसमें 2 क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस जो पूछा जाता है आपसे, क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला तो आपसे क्वेश्चंस ये पूछा गया है, बार बार क्वेश्चंस हर साल ये क्वेश्चंस पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें, ठीक है। मैंने इसमें अलग से परिणाम जोड़ दिया है, हो सकता है कारण की जगह आपसे परिणाम पूछ ले। तो इसका आंसर भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइप है, मैंने यहाँ पर जो लिखा है आप इसको अलग अलग करके क्वेश्चंस बना के लिख लोगे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की विवेचना करें। 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ पृष्ठभूमि को देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले 1 सितंबर 1939 को जो है जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके साथ ही क्या होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 सितंबर 1939 से। इसके बाद जो है इंग्लैंड और फ्रांस में क्या होता है, तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा, हालांकि 1 सितंबर 1939 से लेकर के 9 अप्रैल 1940 तक के युद्ध को क्या कहा जाता है, नकली युद्ध के नाम से। यानी कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होती है और 9 अप्रैल 1940 तक जब जो ये चलती है, तब तक इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, नकली युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति कुछ उस प्रकार से नहीं बनी थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है जितना भयानक रहा था, कुछ उस प्रकार की स्थिति नहीं बन पाई थी। इस अवधि के दौरान कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर जब हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, तब जाकर जून 1940 के अंत तक बेल्जियम और हॉलैंड के और फ्रांस ने भी क्या किया, तो जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था और लेकिन जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा नहीं कर सका। हालांकि जून 1941 में क्या होता है, तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और सोवियत संघ के एक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन सोवियत संघ ने मॉस्को की सहायता से क्या किया, तो जर्मनी सेना पर हमला किया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। कारण क्या सब था, तो सबसे मेन कारण, सबसे पहला कारण है वह है वर्साई की संधि। कुछ इस प्रकार से आपको नोट डाउन करनी है और इस प्रकार से लिख लोगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कारण क्या था, राष्ट्र संघ की क्या है, तो असफलता, ठीक है। राष्ट्र संघ जो क्या कहते हैं गठित किया गया था विश्व शांति के लिए, किसके लिए, विश्व शांति के लिए राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध
युद्ध के बाद जो गठित किया गया था, इसकी असफलता जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इसके बाद दूसरा पॉइंट्स आपको क्या लिखना है, 1929 की आर्थिक मंदी, ठीक है, 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। इसके बाद अगला जो है, अगला पॉइंट्स में लिखना है फ्रांस और ब्रिटेन की विदेश नीति। इसके बाद आपको अगला पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट लिखना है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स आप लोग कारण में लिखोगे। फिर यदि कारण की जगह आपसे परिणाम पूछ ले तो परिणाम में क्या करोगे, तो सबसे पहला परिणाम ये निकल कर आया कि भाई धनजन का इसमें भीषण संहार हुआ, यानी कि जैसे ही विश्व युद्ध होता है मतलब एक विनाशकारी युद्ध था ये, ठीक है। और इस युद्ध में स्वाभाविक बात है कि धनजन की काफी धन की भी, काफी लोगों की भी, काफी जान माल की क्षति होगी। तो ऐसी स्थिति में 5 करोड़ से भी अधिक लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला परिणाम क्या निकल कर आया, तो औपनिवेशिक युग का जो है यह अंत हो गया। तीसरा परिणाम क्या निकल कर आया, फांसीवाद शक्तियों का सफाया, यानी कि फांसीवाद शक्तियां जो थी वो खत्म हो गई। इसके बाद अगला जो है, अगला आया साम्यवाद का तेजी से प्रसार हो गया, ये परिणाम निकल कर आया। और एक आखिरी परिणाम में आपको लिखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। कब होती है, तो 1945 ईस्वी में। तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपको क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना यार। फटाफट से 5 के जो टारगेट मैंने आपको दिया है, आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं अब, इसलिए 5 के जो टारगेट है इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करो। और बहुत ही दमदार क्लासेस और भी आएगी, पेपर नंबर 8 की भी क्लासेस आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।